चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों, शुरू करें। आज हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का थर्ड लेक्चर है ना, 2 हो गए हैं। सो बिफोर वी बिगिन, जैसे हम कोट पढ़ते हैं आज भी पढ़ेंगे, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सही बोला ना? मुश्किल वक्त तो गुजर जाता है, कोई टेंशन नहीं। ओके, क्विकली हम रिकैप करेंगे 1 लाइन में जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया। आप लोग बताएंगे, मैम नहीं बताएंगी, ठीक है? गोइंग कंसर्न क्या होता है कबीर? इनडेफिनाइट लाइफ, यानी जब भी कोई बिजनेस होता है उसकी लाइफ इनडेफिनाइट होती है। आप दोनों थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आने की कोशिश करें। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं बच्चों, उसकी लाइफ लंबे टाइम की होती है, इनडेफिनाइट, वो चलता ही जाएगा। जब भी मान लो अगर आज मिस्टर कबीर बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सोच के बिजनेस करेंगे कि पहले मैं करूंगा, फिर मेरा बेटा करेगा, फिर उसका बेटा कैरी करेगा। कोई ये नहीं सोचता ना कि आज बिजनेस कर रहा हूं 2 साल में बंद है। किसी के पापा बिजनेस में है? सर्विस वाले हैं कि बिजनेस वाले हैं? बिजनेस वाले हैं। कब शुरू किया था पापा ने बिजनेस? बहुत पहले। प्रूव्ड बिजनेस की लाइफ इनडेफिनाइट होती है। बच्चे के आंसर से समझ में आ रहा है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि एक बार जो आपने मेथड्स या प्रिंसिपल्स लगाने शुरू कर दिए अकाउंटिंग में, आप ईयर बाय ईयर उसे फॉलो करेंगे, चेंज नहीं करेंगे जब तक जरूरत ना पड़े। सही बोला? ठीक है। अक्रूवल क्या कहता है? जल्दी से आप बताओ, अक्रूवल क्या कहता है? मैम ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड होती है जब पेमेंट रिसीव होती है। उल्टा बोल रहा है यार, तुम बताओ। हाँ, आप वेट नहीं करेंगे पैसे आने का या जाने का। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो राशि मेरे से अभी पढ़ लेती है 11th, है ना, 11th पूरा इसने पढ़ लिया, बट इसने बोला कि मैम मैं फीस आपको अगले साल दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि राशि की जो फीस है वो मुझे इस साल की इनकम मानना चाहिए या अगले साल का? इस साल का ही इनकम है। क्यों? क्योंकि मैंने सर्विस तो दे दी ना बंदी को, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इंतजार नहीं करेंगे पैसे आने का या जाने का। जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए आप अपनी बुक्स में लिख दीजिए। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने आज कोई सामान बेचा, सॉरी योर नेम अगेन आई फॉरगॉट, आकृति। ओके, अगर मैंने आज कोई सामान बेचा आकृति को, शी सेड के मैम आज पैसे नहीं है, आज सामान दे दो, 4 महीने बाद पैसे ले लेना। तो मेरे को आज ट्रांजैक्शन लिखना चाहिए या 4 महीने के बाद? आज। अक्रूवल कहता है डोंट वेट फॉर द मनी टू बी पेड और रिसीव्ड, आज ही लिखो। समझ में आ रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताना। वेरी गुड, यानी बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है आपको, राइट? मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, ये बिजनेस है, ये मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। यानी जब अकाउंटिंग करेंगे तो इस बिजनेस की अकाउंटिंग कीजिएगा, मेरी नहीं। समझ में आ रहा है? बिजनेस एंटिटी क्या कहता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं। मनी मेजरमेंट क्या कहता है बच्चे? मैम जो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स होते हैं वो मनी के टर्म्स में होता है तभी। करेक्ट। आप किसी भी चीज को बुक्स में तभी लिखेंगे जब आप उसे पैसों में मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज मेजरेबल नहीं है तो वो बुक्स में नहीं आएगी, चाहे वो आपके बिजनेस को कितना भी इंपैक्ट क्यों ना कर रही हो। एम आई करेक्ट? यही पढ़ा था। मनी मेजरमेंट कहता है बुक्स में तभी लिखो जब पैसों में मेजर कर सको। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है बताओ? गलत, वर्ड्स गलत हो गए। तेरे को समझ आ गया? यू आर नॉट एबल टू पुट इन वर्ड्स। इसका कहना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अरे प्रिंसिपल क्या कहता है ये? यस, दिस प्रिंसिपल सेज कि जो बिजनेस की इतनी लंबी लाइफ होती है, चलती ही जाती है ये लाइफ, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है। इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। हम हर 12 महीने पे अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की हमारी बुक्स बनती है। समझ आया मैम क्या पूछ रही थी? कह रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वैसे ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जिसने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में जो था, जल्दी बताओ। फुल डिस्क्लोजर, हाँ बताओ।
वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके यूजर्स को पता होना चाहिए। आपके बिजनेस के यूजर्स कौन होते हैं बताओ? ओनर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, डेटर्स, यानी एक बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, वट एवर पर्सन यहाँ पे जो कनेक्टेड है इस बिजनेस से, इन सब को बिजनेस से जुड़ी हुई छोटे से छोटी बात पता होनी चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ओके। मटीरियलिटी कौन समझाएगा? मैम किसी चीज को भी हम मटेरियल तब कह सकते हैं जब उसके नॉलेज से किसी भी इन्वेस्टर का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कोई भी चीज मटेरियल तब कहलाती है जब वो यूजर्स को इम्पैक्ट करे। समझ में आ रहा है आपको? जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको उस इंफॉर्मेशन को जान के फर्क पड़ता है तो वो इंफॉर्मेशन आपको उनको बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वेरी गुड। अब ये जो मटीरियलिटी होती है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों साइज ऑफ बिजनेस क्यों? अब देखो, मान लो कोई बहुत अमीर है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको 50,000 रुपए से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटा वेंडर है, लारी वाला है, उसको 50 रुपए से भी फर्क पड़ता है। सही बोला ना? सो कहने का ये मतलब है कि आपके लिए क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है डिपेंड करता है कि आपकी हैसियत क्या है। लॉजिकल है? अगर आपका करोड़ों का बिजनेस है, लाइक यू आर टॉकिंग इन बिलियन डॉलर्स, सो आपको 5 लाख 10 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बात ही 2 लाख रुपए की इनकम की कर रहे हैं तो आपके लिए तो 5,000 रुपए भी मायने रखता है। सही बोला? सो मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन से 2? साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये पढ़ लिया था। कंजर्वेटिज्म मेरा फेवरेट, कौन बताएगा? आप बताओ कंजर्वेटिज्म क्या है? वेरी गुड। आप प्रॉफिट की उम्मीद में बुक्स में कभी भी प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, और लॉस की भनक भी लग जाए तो आप बुक्स में लिखेंगे। ये पढ़ा हमने, ठीक है। अब इसका कोई एग्जाम्पल मैंने जो लास्ट लेक्चर में दिया था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक। अरे मैथ्स का पेपर नहीं, एग्जाम्पल कह रही है, मैथ्स का पेपर। ओके, सो मैथ्स का पेपर ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए बोला था। ये प्रिंसिपल मैं दोबारा बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, सो आई एक्सप्लेन अगेन। बच्चों ये प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने की उम्मीद है, लाइक आपको लगता है कि 2 महीने बाद मेरे बिजनेस में ये प्रॉफिट होने वाला है, आज ही बुक्स में मत लिखो, वेट फॉर द डे जिस दिन वो प्रॉफिट हो उस दिन लिखना। लेकिन लॉस होने की भनक भी लग जाए, शक भी हो जाए ना कि 2 महीने बाद ये लॉस होने वाला है, आज ही लिख दो, वेट मत करो। नहीं, पूरा अकाउंट्स में लिखेंगे हम। अगर आपको लगता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे को राशि से पैसे लेने थे, ये मेरी डेटर थी, मैंने इसको उधार पे कोई सामान बेचा हुआ था, ठीक है, मैंने 10,000 का सामान इसको बेचा था, ये मेरी बुक्स में एज अ एसेट लिखा हुआ था, राशि नाम का एसेट था कि मेरे को इस बंदी से पैसे लेने हैं। मेरे को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, उड़ती उड़ती खबर, कोई श्योर नहीं है, उड़ती उड़ती खबर मिली कि राशि इज बैंकरप्ट और वो किसी के पैसे नहीं लौटाने वाली, मैं आज ही बुक्स में लिख दूंगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उम्मीद, लॉस की जो उम्मीद होती है ना, उसी दिन लिख दो। सी कंटिंजेंट लायबिलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग, रीजन बीइंग वो बुक्स में होती ही नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का हमें पता ही नहीं है कि होने वाला है। हाँ, नहीं, वो हम फुटनोट्स में लिखेंगे, दैट विल बी रिटन इन फुटनोट्स। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है, ये क्या कह रहा है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो आज मत लिखो उसको। लेकिन अगर आपको लॉसेस होने की भनक लग रही है कि हाँ ये लॉस होने वाला है, राशि मना कर देगी पैसे देने को, तो आप आज ही बुक्स में प्रोविजन बना दो। ऐसा मत लिखो पैसे डूब गए, प्रोविजन तो बना ही सकते हो कि शायद डूबने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सो ये प्रिंसिपल आपसे इतना ही कहता है कि उम्मीद में प्रॉफिट कभी मत लिखना, लेकिन उम्मीद में लॉसेस को तुरंत लिख देना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि आप मैथ्स का पेपर दे के आए, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा बना, लाइक यू आर डैम श्योर कि मेरे 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं, घर जाके नाचना मत कि मेरे 100 में से 100 आएंगे, वेट फॉर द डे ऑफ रिजल्ट।
जिस दिन आए उस दिन बोलना कि हाँ मेरे पेपर में 100 में से 100 आए, समझ में आया। लेकिन पेपर खराब चला जाए तो क्या करना, आज ही रोना शुरू कर देना, घर जाना और खूब रोना, ताकि रिजल्ट आने तक पेरेंट्स प्रिपेयर हो जाएं कि भाई साहब मेरा बच्चा तो बहुत रो रहा था, रिजल्ट खराब ही आने वाला, फिर अच्छा आ गया तो दे विल बी हैप्पी, अरे वाह ये तो बेचारा रो रहा था तो भी अच्छा रिजल्ट आया, समझ में आया, ठीक है। पर अच्छा आए तो हंसना, बाद में भी मत रोने ना, ठीक है। प्रूडेंस मैंने बता दिया था। हिस्टोरिकल क्या है जल्दी बताओ, इसको बहुत सिंपल है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, बताओ हिस्टोरिकल। जी हम लिखेंगे उसी रेट पे जिस पे खरीद के लाए, वेरी गुड। हिस्टोरिकल यही कहता है कि जिस रेट पे आपने कोई एसेट बाय किया आप उसी रेट में उसको बुक्स में रखें, आज की मार्केट प्राइस कुछ भी है इग्नोर। बच्चे आप बताओ किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल कॉस्ट कैसे आती है। मान लो मैं कहूं कि एसी खरीदा 30,000 का, 500 रुपए शोरूम से यहां लाने का किराया लग गया और 1500 रुपए इलेक्ट्रिशियन ने लगाने में, इंस्टॉल करने में ले लिए, तो मेरी एसी की कॉस्ट 30,000 रुपए या 32,000 रुपए, 32। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, जिस रेट पे आपने खरीदा प्लस जितना भी खर्चा लग गया उसको पुट टू यूज बनाने के लिए। आप सोचो 30,000 का एसी खरीद के लाओ, यहां डब्बा रख दो, चलेगा क्या एसी? जब तक इलेक्ट्रिशियन के 1500 रुपए नहीं लगेंगे वो चलेगा ही नहीं। सो उसकी कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा। सही बोला बच्चों? यस। नहीं बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि मैम आप एसी खरीद के लाए, उस पे इंस्टॉलेशन लग गया, कॉस्ट हो गई 32,000, अब इसका जो बिजली का बिल आएगा उसका क्या होगा? दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट 32,000 रुपए ही है। यानी ये जो खर्चा है बच्चे ये कैपिटल नेचर का खर्चा है और आप जिस खर्चे की बात कर रहे हो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अग्री? यहां से हमने आज पढ़ना है मैचिंग प्रिंसिपल से। हिस्टोरिकल तक पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं बच्चों। मैचिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्या मैच करना है? मैच मेकिंग करनी है, शादियां करानी है। तो कबीर को हंसी आ रही है। क्या मैच करना है? इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना है। देखिए किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना हो कैसे निकालोगे? इनकम्स लिखो, एक्सपेंसेस लिखो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो आपका प्रॉफिट होगा। से यस। अगर इनकम ज्यादा हुई, मान लो मैं कहूं कि 1200 रुपए की इनकम है, 800 रुपए के एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 400, है ना। इफ आई से कि मेरी 1200 के एक्सपेंसेस है और 800 की इनकम है, तो आई एम इनटू लॉसेस। से यस, आई एम इनटू लॉस ऑफ 400। एम आई करेक्ट? मैचिंग प्रिंसिपल आपसे कहता है कि 12 महीने के इनकम लो और 12 महीने के एक्सपेंसेस लो, जो डिफरेंस आएगा उसको आप प्रॉफिट बताओ। समझ में आ रहा है आपको? यानी इनकम शुड बी प्रॉपरली मैच्ड विद द एक्सपेंस। अगर 12 महीने के इनकम लिख रहे हो तो सामने 12 के ही एक्सपेंसेस लिखो, ठीक है। अब समझो, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने यहाँ पे मेरी 12 मंथ्स की इनकम लिख दी। 12 मंथ्स की इनकम में मेरा क्या है? फीस। आप लोगों से जो आ रही है वो मेरी फीस इनकम है। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे बिजनेस में मेजर एक्सपेंस जो है वो है बच्चों रेंट का। सबसे बड़ा खर्चा क्या है? रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कहूं कि मैंने रेंट अभी तक सिर्फ 10 मंथ्स का पे किया है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 10 महीने का रेंट बच्चों मैंने पे कर दिया। हम अकाउंटिंग करते हैं 12 महीने की। कितनी अकाउंटिंग करते हैं? 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है, 31 मार्च पे खत्म हो जाता है। सही है। मैंने अप्रैल से लेके जैन तक का रेंट पे किया है, 2 महीने का रेंट पे अभी नहीं हुआ। समझ में आया? 2 महीने का रेंट पे नहीं हुआ। सो मुझे बताओ कि यहाँ पे खर्चों में मुझे 10 महीने का रेंट लिखना चाहिए जो मैंने पे कर दिया, या फिर मुझे 12 महीने का लिखना चाहिए? 12। आपको क्या लगता है राशि? 10 महीने का रेंट लिखना चाहिए, वट एवर आई हैव पेड,
और आई शुड राइट फुल 12 मंथ्स का रेंट, 10 मंथ्स का लिख, ओके 2 महीने का बाद में पे करेंगे तो बाद में लिखेंगे, आपको ऐसे लगता है, आपको क्या लगता है 12 मंथ्स का लिखना चाहिए, वेरी गुड 12 आंसर है इसका। क्यों, देखो अभी अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, इंतजार मत करो पैसे लेने का या देने का, अगर कोई चीज इस 12 महीने से जुड़ी है तो वो इनकम और एक्सपेंस में ट्रीट हो जाएगी। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया है, फिर भी आप उधर 12 महीने का रेंट लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब आप बोलेंगे मैम पे 10 का किया तो 12 क्यों लिखूं? तो भाई साहब जो 10 का पे हुआ वो लिखो, प्लस जो 2 का नहीं हुआ वो अलग से लिखो कि ये आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है जो इस पीरियड से जुड़ा है लेकिन पे होना बाकी है, और वो हमारी लायबिलिटी होती है। करेक्ट? क्लियर है? थोड़ा बहुत पता है बच्चों आपको जिसने आज ज्वाइन किया है लायबिलिटी क्या होती है, या वो भी नहीं पता, थोड़ा सा भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, आप कवर अप करेंगे तो आपको आज की बातें भी रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो इस पे आते हैं कि मैंने 2 महीने का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड किया और पूरा 12 का लिखा। आपने आंसर दिया तो आपको क्लैरिटी हुई कि भाई 12 का लिखना है। ठीक है, सो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, आर मैच्ड विद द इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, recognized during the same period। यानी अगर आप 12 महीने के एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो आप उसे बच्चों मैच करेंगे विथ 12 महीने के एक्सपेंसेस एंड इनकम, देन यू विल गेट द करेक्ट प्रॉफिट। अब आप सोचो मैं यहाँ पे 12 महीने की इनकम लिख दूं, जो मेरे को फीस मिल गई, सारे बच्चों ने मेरे को फीस दे दी, और मैं यहाँ पे सिर्फ 10 महीने का रेंट लिखूं, तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। इनकम तो ले ली 12 की, एक्सपेंस लिए 10 महीने के, और फिर बोल दिया कि ये मेरा प्रॉफिट है। भाई गलत प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सो यू विल मैच इट प्रॉपरली। पढ़ो। द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट टू ascertain the amount of profit or loss incurred during a particular period by deducting the related expenses from revenue recognized in that period। इस 12 महीने के जो इनकम है कंपेयर दैट विथ इस 12 महीने के एक्सपेंसेस। अब बच्चों ये जो 12 मंथ की फीस है ना, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे को फीस ना दे, है ना। मान लो अभी हमने राशि का एग्जांपल लिया था कि राशि ने पूरा 11th पढ़ लिया। इफ आई से कि मेरे पास टोटल 10 बच्चे हैं, एक बच्चे की फीस अगर 20,000 है तो 10 बच्चों की फीस कितनी हो गई? 2 लाख। अब इस 10 में से एक बच्चे ने बोला कि मैम आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को 11th पढ़ा दो, मैं आपको 12th में पैसे दूंगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 12th में दे देना। तो सवाल उठता है कि मेरी इनकम में 9 बच्चों की फीस होनी चाहिए या 10 बच्चों की? 10। आई विल नॉट वेट कि वो बच्चा मेरे को फीस देगा। हाँ, मैं उसको बुक्स में लिखूंगी जरूर कि इस बच्चे की पैसे लेने बाकी है, लेकिन हम अपनी इनकम में पूरे 10 बच्चों की फीस लेंगे। यस, अक्रूवल कहता है कि आप इंतजार ना करें उस दिन का कि जब पैसे आएंगे या जाएंगे। जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए, या तो आपने उसको सामान बेच दिया या आपने सर्विस दे दी, आप उसी दिन अपनी इनकम माने। ठीक है, करेक्ट। एक्सपेंस साइड पे भी लागू होता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम साइड पे। मैंने रेंट का भी तो एग्जांपल दिया आपको, यानी एक्सपेंस पे भी बराबर लागू होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? मैं हाँ बोलिए। सो व्हाट इफ अगर वो एक बच्चा मुझे फीस दे ही ना? गुड क्वेश्चन। ये कह रही है कि आज बच्चे ने मेरे को मना कर दिया कि मैम मैं तो अगली साल पैसे दूंगा, आज मेरे पास नहीं है, तो भी मैंने यहाँ पे 10 बच्चों की फीस लिख दी और एक बच्चे को एसेट में लिख दिया। एसेट क्या होता है? जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले होते हैं, राइट। सो उस एक बच्चे की फीस मैंने एज अ एसेट लिख दिया। कैन आई से ये मेरा डेटर हो गया? डेटर यानी जिससे मुझे पैसे लेने थे फ्यूचर में। अब आप कह रहे हैं अगले साल इसने मना ही कर दिया कि मैम मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो फिर आप उसे बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आप अगली साल उस एसेट को लॉस बना दीजिए कि अब ये एसेट रिकवर नहीं होने वाला, ये मेरे पैसे डूब गए। बट दैट इज द सिचुएशन व्हेन ही विल रिफ्यूज टू पे मनी। तब तक वो आपके एसेट्स में लिखा रहेगा कि हाँ मेरे को इससे पैसे लेने हैं। एसेट क्या होता है? फ्यूचर बेनिफिट। तब तक वो वहां रहेगा।
करेक्ट है, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे अभी आपसे दो चीजें डिस्कस की, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक आउटस्टैंडिंग इनकम्स, आप दोनों को कंसिडर करेंगे। और मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूं कि अक्रूवल ऐसा कहता है वेट मत करो, अक्रूवल ऐसा कहता है वेट मत करो, तो क्या ये मेरा कहना ठीक है कि अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग भी नहीं होता? एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये मैचिंग होता ही नहीं? सोचो, अगर इस बुक्स में अक्रूवल कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, अक्रूवल ने क्या सिखाया? बोला कि भाई तू वेट मत करना उस दिन का कि तेरे को पैसे मिलेंगे या तुम पैसे दोगे, तुम उसी दिन लिख देना जिस दिन तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो जाए। आप सोचिए, अगर ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं तो आप इस 2 महीने के रेंट को यहां लिखते ही नहीं। आप बोलते मैंने तो 10 का पे किया, मैं तो 10 ही लिखूं। क्यों? क्योंकि अक्रूवल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि अक्रूवल है तब आप प्रॉपर 12-12 मैच कर पा रहे हो। अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग भी नहीं होता, मुद्दा ही खत्म हो जाता। से यस। और इससे आगे एक स्टेप और सोचो, अगर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल नहीं होता तो अक्रूवल ही नहीं होता। कैसे? अगर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल नहीं होता तो अक्रूवल नहीं होता, अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग नहीं होता। अकाउंटिंग पीरियड ने क्या बोला कि भाई तुम्हारा जो पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है, छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, जो जनरली 12 महीने का पीरियड होता है। राशि मैंने यहाँ पे कैसे डिसाइड किया कि मेरा 10 महीने का रेंट पे हो गया तो 2 का बाकी है? वाई आई डिडंट से 3 का बाकी है, 4 का बाकी है, 5 का बाकी है? बिकॉज आई नो कि मेरा पीरियड 12 मंथ्स का है। और वो मुझे किसने सिखाया? अकाउंटिंग पीरियड ने। तो अब यहाँ पे लिंकेज देखो कि अकाउंटिंग पीरियड है तो अक्रूवल है, अक्रूवल है तो मैचिंग है। समझ में आया? कैन यू गेट दिस लिंक? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर मैचिंग प्रिंसिपल? अक्रूवल। विच प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ अक्रूवल? अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये वाली चीजें आपकी बुक्स में नहीं लिखी है बच्चों, कहीं अलग से लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एग्जाम में पूछेंगे तो फंस जाओगे कि ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं, क्या करें? तो मैम ने बताया है, तो लिख के आना पूछे तो, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर डन ड्यू टू द मैचिंग प्रिंसिपल। आपको बोल रहे हैं कि हम ये सारी ट्रीटमेंट बुक्स में करते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल है। पहला, असर्टेनमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? एडवांस में पे किए गए खर्चे, एडवांस में पे किए गए खर्चे। इसको समझो, मैंने यहाँ पे सारी इनकम लिखनी है, इधर एक्सपेंसेस लिखने हैं, ठीक है। मेरा 1 महीने का इस जगह का रेंट है बच्चों 10,000। कितना है? 10,000। अब फैक्ट सिचुएशन बताती हूँ, मेरा यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है ना, वो ऐसा है कि वो पैसे लेने ही नहीं आता, उसको 4 बार फोन करना पड़ता है कि सब पैसे ले लो, पैसे ले लो। तो वो जब भी आता है ना, मैं 5-7 महीने का पकड़ा देती हूँ कि अब ये पता नहीं साल भर नहीं आएगा बंदा, ठीक है। ऐसा अजीब है कि उसको पैसे भी नहीं चाहिए। सो कहने का ये मतलब है कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लैंडलॉर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा लैंडलॉर्ड आया जनवरी में रेंट लेने। कब आया? मान लो उसका दिसंबर तक का पेड था, जनवरी में वो रेंट लेने आया। तो अब कितना रेंट मुझे देना है इस साल की? अगर मैं बात करूं जैन फेब मार्च, अगर मैं 3 महीने का रेंट दे दूं तो ये साल पूरा हो जाएगा। सही बोला ना? लेकिन मैंने क्या सोचा कि यार इसको 5-7 महीने का पकड़ा देती हूँ, ये फिर नहीं आएगा, फोन पे घुमाते रहना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि जब वो 1 जैन को मेरे से रेंट लेने आई, मैंने 6 मंथ्स का पे कर दिया। मैं ला सर आप 6 महीने का तो ले जाओ, फिर आओगे नहीं। सो व्हाट आई डिड, जैन फेब मार्च, ये तो इस ईयर से रिलेटेड ही था, अप्रैल मई जून का भी रेंट पे कर दिया। अब मैंने टोटल कितना रेंट पे कर दिया? 15 मंथ्स से यस। अगर मैं इस 12 महीने के पीरियड की बात करूं तो दिसंबर तक का तो ऑलरेडी पेड था, 9 मंथ्स ऑलरेडी पेड था, मैंने पहले पे कर रखा था। 3 महीने का और पे करना बाकी था, वो भी पे कर दिया, यानी 12, और 3 अगली साल का पे कर दिया, प्रीपेड। एडवांस में अगली साल का रेंट आज ही दे दिया कि भाई तू आएगा नहीं, तू आज ही ले जा। अब आप मुझे बताओ कि मैंने इस 12 महीने के अंदर 15 महीने का रेंट पे कर दिया, तो क्या यहां मैं 15 महीने का रेंट लिख दूं?
मेरे एक्सपेंसेस की लिस्ट में क्या अब मुझे 15 महीने का रेंट लिख देना चाहिए? 12 ही लिखना पड़ेगा। मैचिंग बोलता है कि भाई 12 को 12 से कंपेयर कर। तो अब मैं क्या करूं, मैं यहां से माइनस कर दूंगी 3 महीने का रेंट, 3 मंथ्स का 10,000 इंटू 3 30,000 मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल मना करता है ऐसा करने से। प्रिंसिपल कहता है कि मैच योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस प्रॉपरली विथ दैट पीरियड ओनली। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? सो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। नहीं कर सकते ना, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कहता है 12 महीने की अकाउंटिंग करो। समझ में आया? आप कह रहे हो कि मैम फिर तो मैं इनकम 15 की लिख देता हूं, मैच हो जाएगा। नहीं करना बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड फेल हो जाएगा फिर तो। सही है? सो कहने का ये मतलब है कि फिर आप यहां से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो ऐड हो जाएंगे, प्रीपेड है अगर माइनस हो जाएंगे। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, मैं रिपीट कर रही हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होते हैं, हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, फ्यूचर बेनिफिट। आज दे दिया, आगे नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? असर्टेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहां पे देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। राशि का ही एग्जांपल लेते हैं हम अभी। पहला सिचुएशन हमने देखा कि राशि ने मना कर दिया कि मैम आज पैसे नहीं है, अगली साल लेना, ठीक है। दूसरा सिचुएशन लो कि इसने मेरे से 11th पढ़ी, बंदी इतनी सेटिस्फाइड थी, इसने बोला ये पकड़ो 11th की फीस और ये पकड़ो 12th की फीस, आज ही ले लो। तो क्या मुझे वो फीस लिख लेनी चाहिए इनकम में? शी पेड मी 12th का फीस इन एडवांस। शी सेड कि मैम मेरी सीट रिजर्व करो, ये पकड़ो 12th के पैसे। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे ये पैसे इसी साल मिल गए, क्या मेरी इस साल की इनकम है या आने वाले साल की इनकम है? आने वाली। तो क्या मुझे यहाँ इनकम में लिखना चाहिए? नहीं। यानी अगर वो टोटल इनकम में इंक्लूडेड है तो आई विल डिडक्ट कि भाई ये तो मेरी इनकम नहीं है, लायबिलिटी है। क्या है? अगर मैं इससे एडवांस में पैसे ले लेती हूं तो मेरी लायबिलिटी है। कैसे? क्योंकि फ्यूचर में इसको सर्विस देनी है। लायबिलिटी क्या होती है? फ्यूचर में कभी भी किसी को कुछ भी देना है, वो आपकी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन होता है किसी के प्रति। तो जब आज मैं बंदी से पैसे ले लूंगी तो पढ़ाने की तो जिम्मेदारी हो गई ना। आई एम बाउंड टू टीच नाउ, आई हैव टू। समझ में आ रहा? सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस हो जाएगी, वो मेरी लायबिलिटी है। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं? आंसर मैचिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों ये मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो आपको नहीं बोलेंगे बेटा समझाओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेटा समझाओ अक्रूवल। दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड दे विल आस्क कि हम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं बताइए। तो ये दो समझ में आया? अगर मान लो वो आपसे कहते हैं कि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं? मैचिंग। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, क्यों करते हैं? मैचिंग। हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं? मैचिंग। आपको सारी बात क्लियर हो रही है? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आगे बोला है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बताइए। क्लोजिंग स्टॉक याद है? यहाँ पे अभी मैं कहां पे लिखूं, मेरे पास इधर जगह है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो साल के अंत में बच जाता है। मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, अगर मैंने 1000 जीन्स खरीदी और उसमें से आई एम एबल टू सेल ओनली 900, so whatever is left with me is called closing stock. Say yes, है ना? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंट्स में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं समझो। ये मेरी इनकम साइड है, ये मेरा एक्सपेंस साइड है, ठीक है। मैंने कितनी जीन्स खरीदी? 1000। मान लो 500 रुपए में खरीदी फॉर एग्जाम्पल, कितना हो गया एक्सपेंस? 5 लाख। इनकम क्या हुई? मैंने 900 जीन्स को बेचा। कितने रुपए में बेचेंगे? 500 में खरीद के लाया, 700 में बेच देते हैं। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा में ही बेचेंगे जिस रेट में खरीद के लाया। सो 6,30,000। बच्चे आप मुझे बताओ, क्या मुझे इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट बता देना चाहिए या कुछ पेंडिंग है? यहाँ पे 100 यूनिट बाकी है। यहाँ पे देखो गलती क्या हो रही है कि आप 900 यूनिट के इनकम कंपेयर कर रहे हो 1000 यूनिट के एक्सपेंसेस से, विच इज रॉन्ग।
आंसर गलत ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपके जो 100 यूनिट बचे हुए हैं आप उसे यहाँ पे कॉस्ट पे लिख दीजिए या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये समझाया था। ठीक है, तो मेरे जो 100 यूनिट बचे थे मैंने 500 रुपए में खरीदे थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप मैच कीजिए, आपका प्रॉफिट सही आएगा। समझ में आया? यहाँ पे बोला है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंट्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आंसर क्या करोगे? मैचिंग। आपसे एग्जाम में पूछेंगे वी राइट क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई? मैचिंग। कोई दिक्कत है बच्चे? यहाँ पे प्रॉपर मैचिंग हो रही है ना कि आप 1000 यूनिट की इनकम और 1000 यूनिट के एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हो। अगर आप ये नहीं लिखते हो बच्चे और आप कहते हो कि मैंने 900 जीन्स बेची, 700 रुपए में बेची, 630 हो गया इनकम और मैंने खरीदा था इतने में, तो मेरा प्रॉफिट तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा? क्योंकि यू आर मैचिंग 900 यूनिट्स के इनकम विथ 1000 यूनिट के एक्सपेंसेस, which is absolutely wrong, and then you are giving your profits. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बच्चे? थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है आप न्यू ज्वाइनीज। ओके, चलिए, डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हैं। आपसे पूछेंगे कि हम हर साल अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं थोड़ा थोड़ा और प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। एग्जाम्पल, ये एसी हमने खरीदा 30,000 का, 2000 रुपए ऊपर से लग गए इसको ऑन कराने के लिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 32,000। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये एसी 4 साल चल जाएगा, ऑन एन एवरेज 4 साल मान के चलते हैं, सो कैन आई से करीब करीब 8,000 रुपए हर साल की कॉस्ट हो गई मेरी। 8,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा ये एसी। डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है वैल्यू घट जाना। सो 8,000 रुपीज हर बार मुझे अपने एक्सपेंस में लिखना चाहिए। क्या आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी हम कोई एसेट खरीद के लाते हैं वो हमारा खर्चा नहीं होता है? आपको इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने एसी खरीदी, दैट इज नॉट माई एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? जो रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह का रेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय की सैलरी, सफाई का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ये होते हैं खर्चे। अब ये पैनल खरीदा, इसमें लग गए 160, क्या ये खर्चा है? खर्चा नहीं है भाई साहब, ये एसेट है। वो एसेट है जो आपके बिजनेस को आगे पैसे कमा के देगा। मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज हैव इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो एसेट खरीदने से कभी ना डरें। क्यों? क्योंकि वो एसेट आपको कमा के देगा फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप? फ्यूचर बेनिफिट देगा। तो व्हेनेवर वी बाय सम एसेट, उसको हम धीरे 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 डेप्रिशिएट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैचिंग कहता है कि भाई अगर ये एसी 4 साल में यूज होके खराब हो जाएगा तो 1 साल का खर्चा यहाँ पे 8,000 रुपए लिखिए आप अपनी एक्सपेंस लिस्ट में। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि ये जो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा होता है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? नॉन कैश का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं अपने एम्प्लॉय की बात करूं, उसकी सैलरी मुझे हर महीने पे करनी पड़ती है। यहाँ के रेंट की बात करूं, हर महीने आई हैव टू पे कि सर ये लो पैसे। सही बोला? सही बोला ना बच्चे? लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा है जिसको हम यहाँ एक्सपेंस में लिखेंगे वो कहीं भी कैश में नहीं जाता। मैंने ये 32,000 का एसी खरीदा, उस दिन खर्चा हुआ था, उसके बाद आउट ऑफ माई पॉकेट नथिंग इज गोइंग। द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज कि इसकी वैल्यू घट रही है। समझ में आ रहा है? So am I right in saying that depreciation is a non-cash expense? You have not to pay anything. बस इतना है कि आपके इस एसेट की कीमत घट गई तो आपके बिजनेस में वो यूज हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। सो आप ये अगर लिखना चाहते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। खर्चा तो है लेकिन ऐसा खर्चा है जिसमें कैश पे नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा है? एम आई करेक्ट? वेरी गुड। सो क्या हम आगे चले? मैचिंग समझ में आ गया सबको? अगला प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट। वेरी सिंपल। आप अपनी बुक उठाओ, कोई भी टीएस ग्रेवाल देना मुझे इधर। देखो इस बुक पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डबल एंट्री बुक कीपिंग। व्हाई दिस डबल एंट्री? व्हाट इज दिस डबल एंट्री? हाँ, करेक्ट। सो दिस डबल एंट्री मीन्स हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट रिकॉर्ड होते हैं बुक्स में। एक इंपैक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है
देखो जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कहलाता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाता है। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ज्यादा तो अभी आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आपको अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इतनी सी बात बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखिए, डबल इंपैक्ट में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एम्प्लॉय को मैंने सैलरी पे की, ठीक है, मान लो 10,000 रुपीज पर मंथ मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की। अब इसके 2 इंपैक्ट मेरे बिजनेस में क्या हो रहे हैं? एक तो सैलरी मेरा खर्चा है, हाँ बोलो, यानी मेरी एक्सपेंस लिस्ट में आएगा से यस। दूसरी तरफ सैलरी पे करने से मेरा कैश कम हो गया, खर्चा हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ? कैश कम हो गया, यानी मेरा एसेट क्या था? कैश, वो कम हो गया, माइनस हो गया। सो मेरे सैलरी पे करने के 2 एस्पेक्ट क्या हुए? एक एक्सपेंस, दूसरा एसेट का घट जाना। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट। सो हर इंपैक्ट डेबिट और क्रेडिट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन को 2 इफेक्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा, एक इफेक्ट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। अब क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कैसे होगा, वो सब हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 में अकाउंटिंग के रूल्स है, वहां पे सीखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझे कि हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। पढ़ो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, a debit and a credit of equal amount in one or more accounts and vice versa. In other words, for every debit there is the equal amount of credit. जितना अमाउंट आप डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो, ठीक है। The system of recording based on this principle is called double entry system. आपकी बुक्स पे यही लिखा हुआ है, देखो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है आपने, है ना, अभी मैंने दिखाया था। सी क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, 2 बार लिखना है हर चीज को, राइट। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल 2 साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल, फॉलोइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड। बच्चों मैंने आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। किसी भी बिजनेस में जितने एसेट्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं उसकी कैपिटल और लायबिलिटी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज को 2 बार लिखते हैं, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर आप कोई चीज यहां पे लिखेंगे तो उतनी ही फिगर की चीज इक्वल टू के इधर भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब आप हर चीज को 2 बार लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मैच होगा ही। मान लेते हैं कि ये 2 तराजू है, टेक इट, वो बैलेंस होता है ना, जो ये बैलेंस का एक साइड है और ये बैलेंस का दूसरा साइड है। अगर आप यहाँ पे भी सेम वेट रख रहे हो, यहाँ पे भी सेम वेट रख रहे हो, तो इट विल ऑलवेज बी होल्ड गुड, तो हमेशा इक्वल बैलेंस रहेगा, ऊंचा नीचा होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बिल्कुल तराजू के जैसा होता है, वेट तराजू, समझते हो हिंदी? ओके। सो अगर आप यहाँ पे इस प्लेट में कुछ रखते हैं, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आ गए हैं, पहले सब्जी वब्जी लेने जाते थे तो उनके पास वो क्या बोलते हैं, लोहे का क्या होता है, वेट बाट बोलते हैं हिंदी में। सो वो एक तरफ रखता था और दूसरी तरफ सब्जी डाल के तोलता था, तो जब वो बराबर हो जाता था, इस साइड के हाँ चलो हो गया। सो दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज सिमिलर। अगर आप यहाँ पे कुछ वेट डालते हैं तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, सिंपल है। इसीलिए हमेशा एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे अभी आप किसने बोला कि चैप्टर 5 चल रहा है स्कूल में? आपने बताया ना, यही है चैप्टर 5, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस में चाहे 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो, ये इक्वेशन कभी नहीं हिलेगा। दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड। किसी भी बिजनेस के एसेट उतने ही होंगे जितनी उसकी कैपिटल और लायबिलिटीज होंगी। ऐसा क्यों? समझाया था, ऐसा क्यों बताओ। मेरे बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, AAA कॉमर्स एकेडमी। मेरे बिजनेस की एसेट्स गिनवाना, जो जो तेरे को यहां नजर आ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, प्रोजेक्टर, कैमरा है मान लो, ठीक है, एसी है, फर्नीचर है, सिस्टम है और लैपटॉप है,
पंखा, ठीक है, पंखा भी है। ओके, ये मेरे एसेट्स हैं। ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी के पास ये एसेट्स है। हाँ बोलो, ये किसने दिए? आसमान से टपके, खजूर के पेड़ से आए, ओनर ने दिए ना। यानी कैपिटल, ओनर जो देता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। अगर ओनर के पास खुद के पास पैसे नहीं होते तो वो किसी बाहर वाले से लेके आता है। ठीक है, मान लो अगर मेरे को पैनल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, मेरे पास नहीं थे, मैंने कबीर से उधार ले लिए, तो मेरे बिजनेस में जो ये पैनल है उसके पैसे कबीर ने दिए हुए हैं, बाकी सारे मैंने दिए हुए हैं। सो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर आइदर गिवन बाय मी और बाय एनी आउटसाइडर। आप सोचो ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी में कुछ भी ऐसा है जो इसने खुद ने पैदा किया हो? कुछ भी दिख रहा है एकेडमी में कि हाँ यहाँ उग गया था, पेड़ लग गया था? नहीं, जो भी कुछ दिया या तो मैंने दिया बीइंग ओनर, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो किसी बाहर वाले से लेके दिया, बट मेरे पास पैसे हैं, सारा मैंने ही दिया। सो कहने का मतलब आज की डेट में मेरे बिजनेस में कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। यस, A इज इक्वल टू C है मेरे बिजनेस में, करेक्ट। आई डोंट हैव एनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। चलिए, सो एग्जाम्पल लेते हैं। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। आपको अभी बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मानते हैं कि एक बंदा है जिसने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आकृति ने ये बिजनेस शुरू किया। क्या बिजनेस शुरू करोगे आकृति? गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग। ओके, सो गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। अभी बिजनेस एंटिटी ने क्या बताया कि आकृति और उसका बिजनेस एक दूसरे से अलग है। क्या बताया? अलग है। सो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए कौन देगा? आकृति देगी, आप घर से लगाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल यू इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, से यस। आकृति ने 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए जो कहलाई कैपिटल, से यस। अब इस बिजनेस पे दो इम्पैक्ट क्या हुए आप सोचिए। हमने बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो इम्पैक्ट में रिकॉर्ड करना है, तो आकृति और ये अलग अलग है। कहने का मतलब आकृति जो भी पैसे देगी इसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर ये बिजनेस किसी बाहर वाले से पैसा लेता है तो भी लायबिलिटी है, ओनर से लेता है तो भी लायबिलिटी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंटरनल लायबिलिटी है, बाहर वाला देगा तो एक्सटर्नल है। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, व्हाई? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी ने क्या बोला कि ये दोनों अलग है। आप सोचो बिजनेस एंटिटी नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? ये खुद को ही पैसे दिए जा रही है। अगर ये दोनों एक ही होते, आकृति और इसका बिजनेस एक होता, तो व्हाट वी वुड से कि आकृति अपनी एक पॉकेट से पैसे निकाल रही है, दूसरी में डाल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस एंटिटी ने इनको अलग कर दिया, तो आकृति ने जो भी पैसे दिए वो लायबिलिटी बन गई, से यस। तो अब इस ट्रांजैक्शन का जो आकृति ने पैसे लगाए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस बिजनेस पे? एक इम्पैक्ट तो हुआ, इस बिजनेस को कैश मिल गया। हाँ बोलो, 5 लाख रुपए का कैश मिला। दूसरा इम्पैक्ट कि इसके ऊपर लायबिलिटी हो गई 5 लाख रुपए की, आज नहीं कल आकृति को लौटानी पड़ेगी, से यस। हो गया ना? एक ट्रांजैक्शन थे और इम्पैक्ट दो हुए। दो इम्पैक्ट कैसे हुए? एक तरफ तो एसेट बढ़ गया, कैश, 5 लाख रुपए का कैश आ गया, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ गई और कैपिटल लायबिलिटी है। ये बैलेंस रहा ना इक्वेशन? कितने भी ट्रांजैक्शन एंटर करो ये इक्वेशन नहीं हिलेगा कभी भी। समझ में आ रहा है आपको? सो यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ राम को आकृति कर देते हैं। आकृति स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 10 लाख, इट इंक्रीजेस द कैश एंड कैपिटल इन लायबिलिटी सेम अमाउंट से। यानी एसेट भी 10 लाख के हो गए और लायबिलिटी भी 10 लाख की हो गई, इंटरनल लायबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको? ड्यूअल एस्पेक्ट समझ में आ गया? कोई शक है? यहां तक रखे हम, ड्यूअल एस्पेक्ट तक रखे। आज ज्यादा नहीं करते, हड़बड़ी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा पढ़ो आराम आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकैप करो क्या क्या किया आज। मैचिंग प्रिंसिपल हमने किया, जिसमें हमने काफी डिटेलिंग पढ़ी। मैचिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट करते हैं, प्रीपेड को ट्रीट करते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम्स को ट्रीट करते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम्स को, सब क्यों करते हैं? इस प्रिंसिपल के कारण। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? इस प्रिंसिपल के कारण। ड्यूअल एस्पेक्ट में आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा जल्दी बताओ। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं,
एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्योंकि हम सेम अमाउंट 2 बार लिखते हैं, हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच हो जाती है। बच्चों आज हमने सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल कवर किए, बाकी हमने रिवीजन किया है पिछले का। मैं आपको इतना स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है। अगर आपके प्रिंसिपल वीक होंगे, आप सोचो ये 14 अकाउंटिंग के रूल्स नहीं आते होंगे तो कहां से आप अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, अब मान लो कल को हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह करेंगे, मैं आपको बोलूंगी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्लस कर दो। अब आप बोलोगे मैम क्यों प्लस करूं, पे तो किया नहीं। तो फिर उस टाइम पे मैम नहीं बताएंगी कि भाई अक्रूवल कहता है कि तू प्लस कर। समझ में आ रहा है? मैचिंग कहता है कि कंपेयर कर 12 महीने के इनकम एक्सपेंस। तो उस टाइम पे आपको प्रिंसिपल इमीडिएटली याद आने चाहिए कि मैम ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है जी, सो हम इसलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास कितने बचे हैं? रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी, 2 मोर प्रिंसिपल्स टू गो। अगली लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा और हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल भी करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा कि बेटा समझाना बिजनेस एंटिटी क्या है, बहुत सिंपल है, ओनर और बिजनेस अलग है, आंसर खत्म। लेकिन दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।